फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है अपरदन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन। सबसे पहले नाम किसका याद रखना है? विलियम मोरिस डेविस। किसका नाम याद रखना है? विलियम मोरिस डेविस। अमेरिकी विद्वान है, तो अमेरिकी विद्वान विलियम मोरिस डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। 1899 याद करो तो चल, ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अमेरिकी विद्वान विलियम मोरिस डेविस का नाम जरूर याद कर लेना। जैसे ही अपरदन चक्र आपके दिमाग में आता है यानी साइकिल ऑफ इरोजन आएगा तो विलियम मोरिस डेविस का नाम सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? आंसर विलियम मोरिस डेविस, ठीक है। कब किया? किस्मत खराब होगी तब पूछेगा, तब आपको आंसर देना पड़ेगा 1899 में। ज्ञातव्य है कि भू आकृतियों के संदर्भ में एक रूपतावाद की संकल्पना सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री जेम्स हटन ने प्रस्तुत की थी। फिर पूछेगा यहां से क्वेश्चन, एक रूपतावाद, ये प्री के क्वेश्चन होते हैं दरअसल, क्या होते हैं? प्री के क्वेश्चन है। एक रूपतावाद की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तब आपने आंसर देना स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के भूगर्भ शास्त्री कौन? जेम्स हटन। ये आईएएस का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। क्या है इसका मतलब? क्या कुंजी बोलते हैं? की को, चाबी। वर्तमान भूत की कुंजी है। जो वर्तमान है, अगर आपको भूतकाल को समझना है तो वर्तमान ही चाबी है। आज जो दिख रहा है, अगर आपको पहले का देखना है कि कैसा रहा होगा तो आज से पता चलेगा कि कैसा रहा होगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, बहुत पहले आईएएस में क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? आंसर जेम्स हटन का है। किसका है? जेम्स हटन का है। जहां जहां पर मैं रुककर आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने मेरे टेस्ट पेपर का तरीका देखा होगा, जब मैं टेस्ट लेता हूं तो वहां से जरूर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जहां पे मैं आपको खास कर बोलता हूं कि यहाँ पे ध्यान दें, पूछता हूं। हाँ, तो अब ध्यान रखना, जब इसका टेस्ट होगा तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लेकिन टेस्ट अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, जब आप भूल चुके होंगे तब देखा जाएगा आपको कितना पढ़ा आपने, है ना, कितना याद है। एक रूपतावाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि न आदि का पता है न अंत का भविष्य। न आदि पता है न अंत का भविष्य। यह कथन भी किसका है? आंसर जेम्स हटन। डेविस के अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल, अंतर्जात यानी एंडोजेनेटिक और बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक कार्य करते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं तथा धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। अब इस लाइन पर खास ध्यान देना आपने। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं तथा धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। धरातल विषम कब होगा? कहीं पर माउंटेन्स होंगे, कहीं पर खाइयां होंगी, कहीं पर लेक्स होंगी, कहीं पर अलग अलग चीजें होंगी ना। तो ये जो ऊंचा नीचा जो दिख रहा है आपको, विषमता दिख रही है, ये किसके कारण होती है? आंसर एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? अंतर्जात बल के कारण होती है। और अंतर्जात बल कहां से आता है? तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाता है? एंडोजेनेटिक फोर्स कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। विषमताओं का आविर्भाव दो रूपों में होता है। नंबर एक, उत्थान द्वारा, उठने से। उत्थान बोलते हैं क्या? उठने से। उठने से क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे, पठार बनेंगे, पहाड़ियां बनेंगी, यही तो बनेंगी। और दूसरा होता है अवतलन द्वारा। अवतलन मतलब नीचे, अवतलन मतलब नीचे। अवतलन द्वारा क्या बनेंगे? झीलें बनेंगी, खड्डे बनेंगे, खाई बनेगी, ट्रेंच बनेंगे, यही तो बनेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि विषमताओं का आविर्भाव दो रूपों में होता है। उत्थान द्वारा क्या बनते हैं? पर्वत, पठार, पहाड़ी। और अवतलन द्वारा क्या बनते हैं? झील, गड्ढे, ट्रेंच, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब बहिर्जात बल समतल स्थापक बल होते हैं। अंतर्जात बल ने क्या किया? पहाड़ बनाए। क्या बनाए? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली, कि अंतर्जात बल की वजह यानी एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से माउंटेन ओरोजेनेसिस हुआ। क्या हुआ? माउंटेन बने। और बहिर्जात बलों ने क्या किया? उसको समतल बनाने का क्या किया? माना मैं नदी ले लेता हूं, हवा ले लेता हूं, अन्य चीजें ले लेता हूं, तो नदी ने उस पहाड़ को काट काट के क्या कर दिया? उसको समतल कर दिया। तो बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स ने एक्सोजेनेटिक फोर्स समतल स्थापक बल होते हैं। समतल, पेनी प्लेन, समतल मतलब प्लेन, ठीक है।
और जैसे ही अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है, बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं तथा अंततः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़ और जीर्ण के सम्मिलित रूप को, जिससे होकर ऊंचा उठा भाग अपक्षय तथा अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान पेनी प्लेन में बदल जाता है। अपक्षय और अपर्दन दो चीजों को याद रखना है आपने। क्या रखना है? अपक्षय और अपर्दन द्वारा समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है, अपर्दन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अपर्दन चक्र को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र यानी ज्योग्राफिकल साइकिल के नाम से भी मतलब नाम भी दिया है उन्होंने। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा सा डेविस और पेंक ये दो अलग अलग विद्वान हैं, इनकी संकल्पनाओं में सिर्फ एक अंतर है। ये अंतर है, एक कहते हैं कि पहले पहाड़ बना, क्या बना? माउंटेन बना। और माउंटेन क्यों बना? एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से बना। और फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मतलब पहले बना कि वो पूरा, फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बारिश आई, जो भी हुआ, उसके नीचे टुकड़े आए, गाढ़ गधेरे, नदी ने काटा और उसको क्या कर दिया? पेनिप्लेन बना दिया। पेंक आगे चलकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा बनेगा तब जाके उस पर क्या एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स से जो भी चीज हो, मतलब दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे इंडस नदी है। क्या है? ये आपने नदियों वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इंडस पहले भी बह रही थी और जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तब भी बह रही थी, और हिमालय उठ रहा था, इंडस उसको लगातार क्या कर रही थी? जो उसका रास्ता था वहां से काट रही थी। हिमालय उठता गया, इंडस उसको काटती गई, इसलिए आई शेप वैली बनी वहां पर। क्या बनी? आई शेप वैली बनी। यानी एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से जैसे जैसे माउंटेन, ऐसा तो होता नहीं कि माउंटेन एकदम बन गया है ना, हिमालय एकदम तो नहीं बना। हिमालय के उठने में क्या हुआ? टाइम लगा, अभी भी उठ ही रहा है। नदियां भी अपना काम वहीं से शुरू कर रही हैं जहां से वो उठना शुरू हुआ था। बस इतना अंतर है किसमें? डेविस और पेंक में। पर पहली जो थ्योरी है वो डेविस की है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपर्दन चक्र को डेविस महोदय, मतलब अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? डेविस ने दिया। इतना समझ में आ गया? ठीक। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है मेंस में, बस इतना ही पूछती है। क्या करेगी? वो बोलेगी स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए? अब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, व्याख्या क्या करोगे? अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ डेविस को तो आप उसका उत्तर नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते? आंसर नहीं लिख सकते। अगर आपने पता है कि डेविस महोदय ने यह कहा है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, तो आप पूरा उसको क्या कर सकते हो? आंसर लिख सकते हो। इसे ही डेविस ने त्रिकुट यानी ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। इसे ही डेविस के त्रिकुट या ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। किस किस को? स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय। इतना क्लियर हो गया? कालांतर में विभिन्न विद्वानों द्वारा अधोलिखित स्थल रूप की संकल्पना प्रस्तुत की गई। अब किस किसने क्या, जैसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम किसने दिया? अब ये प्री के क्वेश्चन हो गए आपके। क्या हो गए? प्री के क्वेश्चन कि मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम किसने दिया? वॉल्टर पेंक ने दिया। मैंने कहा डेविस के साथ पेंक को भी पढ़ना है आपने। किसको पढ़ना है कि पेंक ने क्या कहा? शुष्क अपर्दन चक्र किसने दिया? मोरिस डेविस ने दिया। पेडिप्लेनेशन चक्र किसने दिया? एलसी किंग ने दिया। किसने दिया? एलसी किंग ने दिया पेडिप्लेनेशन चक्र। उसके बाद परिहिमानी अपर्दन चक्र किसने दिया? पेल्टियर ने दिया। किसने दिया? ये मैच करने के लिए आएगा आपको। जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेगा वो? ये एक तरफ ये दे देगा, एक ये आगे ऊपर नीचे करके देगा। क्या करेगा? जैसे वॉल्टर पेंक को यहां पर लिख देगा, पेल्टियर को यहां पर लिख देगा, मोरिस डेविस को यहां पर लिख देगा, एलसी किंग को यहां पर लिख देगा। तब आपने मैच करने होते हैं कि कौन सी चीज किसने कही है।
और फिर नीचे क्या दिए हुए होते हैं, कूट दिए हुए होते हैं, वहां से आपने क्या करना होता है, आंसर निकालना होता है। तो इसको क्या करना है, आपने सीधे याद करना है। अभी क्या बोला वो बाद की बातें। अगर आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है, ऑप्शनल रखा हुआ आपने, तो फिर तो पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप एज ए जीएस पढ़ रहे हो तो अभी फिलहाल इतना काफी है कि परिहिमानी अपर्दन चक्र किसने दिया, पेल्टियर ने। जैसे ही परिहिमानी अपर्दन चक्र, अपर्दन मतलब इरोजन, परिहिमानी मतलब ग्लेशियर, परिहिमानी मतलब ग्लेशियर, अपर्दन चक्र किसने दिया, जैसे ही ये शब्द आता है आपके दिमाग में तुरंत पेल्टियर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पेल्टियर। जैसे ही पूछता है पेडिप्लानेशन, बड़ी समस्या है नहीं, नहीं एलसी किंग तो है। जैसे पूछेगा पेडिप्लानेशन चक्र, दिखना भी तो चाहिए। पेडिप्लानेशन चक्र किसने दिया, तो आपने बोलना है एलसी किंग ने दिया। गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया, स्टॉलर ने दिया, हैक ने दिया, चोर्ले ने दिया। किसने दिया, स्टॉलर, हैक और चोर्ले। कास्ट अपर्दन चक्र किसने दिया, आंसर बीदी ने दिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, कौन सा, नीचे वाला सिंगल क्वेश्चन रहा है, कास्ट अपर्दन चक्र। कास्ट बोलते हैं, कास्ट शब्द वहां पर आएगा चूने पर जब क्या होगा, अपर्दन होगा, स्थलाकृतियों का निर्माण होगा, तो वहां पर कास्ट वर्ड यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, ठीक है। कास्ट अपर्दन चक्र किसने दिया, बीदी ने दिया। ज्ञातव्य है कि स्थल रूपों के विकास से संबंधित गतिक संतुलन सिद्धांत या अचक्रीय संकल्पना को डेविस के भौगोलिक चक्र के विकल्प के रूप में विद्वानों ने अधिक समर्थन नहीं दिया है। ठीक है जी, आगे। अब है भू आकृतियां। क्या है, फिर मैं कई बार आपको एक गाना बताता हूं कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आपके कार्यों से ये पता चलता है कि आने वाले समय में जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपके कार्य कैसे होंगे, तो ऐसे ही होंगे, टेढ़े। कैसे होंगे, क्योंकि आप अगर सिस्टमेटिक नहीं हो, रफ को भी अगर फेर की तरह नहीं कर रहे हो और सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप अनुशासित नहीं हो। आप हर चीज को क्या, टेकन फॉर ग्रांटेड और हल्के में लेते हो, जबकि इसको कई लोगों ने देखना है। अब ये टेढ़ा है, अब ऐसे करके देखना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है, जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसको, जब स्पाइडरमैन ने कहा था ना, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा था जब आपको पावर्स दी गई तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना था। भू आकृतियां, जहां पर भी भू आकृतियां शब्द आएगा तो मैंने कहा ये कौन चित्रकार है, कौन चित्र, प्रकृति सबसे बड़ी चित्रकार है, वहां पे वर्ड यूज करना है आपने जियोमॉर्फोलॉजी। क्या याद करना है, जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें से, जियोमॉर्फोलॉजी में से, जो कि पीसीएस में अगर आएगा तो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने का, भू आकृति था उनका विकास, यानी जियोमॉर्फोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, इसी कारण उनका आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। माना आप डेजर्ट में गए, आपको एक रॉक दिखी और जो बिल्कुल मशरूम की तरह बहुत बड़ी है रॉक। क्या है, रॉक जो है बहुत बड़ी है और मशरूम के आकार की है, मतलब ऊपर से छत्रक बना हुआ है, बीच में क्या है, गारा भी बोलते हैं उसको, मशरूम रॉक, है ना। आप डेजर्ट में गए, आपने देखा और आप बड़े आश्चर्यचकित हुए। आपने कहा देखिए भगवान की क्या है, भगवान की लीला है, ठीक है, ऊपर वाले की क्या है, लीला है। लेकिन आपने अगर वहीं पर छोड़ दिया तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका दृष्टिकोण कैसा है, धार्मिक। आपने कहा प्रभु की लीला है, ये किसकी लीला है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा, ये छत्रक शिला कैसे बनी होगी, अगर ये आप प्रश्न करते हो तो फिर आपका दृष्टिकोण कैसा है, वैज्ञानिक है। कैसा है, दोनों ही दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है धरती के वासियों के लिए। धार्मिक दृष्टिकोण भी इंपॉर्टेंट है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी। जो आपका एग्जाम है वो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण मांगता है। क्या मांगता है, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक। तो पता चला कि एक बहुत बड़ी रॉक थी
और जिसका आकार कैसा था, मशरूम जैसा नहीं था, कैसा था, एक रॉक थी, मतलब बहुत बड़ी, और वो डेजर्ट के बीच में थी। क्या थी? और उस डेजर्ट में हवाएं चलती थी और लाखों सालों से चल रही थी। कितने सालों से? लाखों सालों से हवाएं चल रही थी और चारों दिशाओं में चल रही थी, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी। समझ में आ गया? फिर आपने अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाना है कि हवा क्या करती है, रेत के जो कण होते हैं उनको उड़ा कर ले जाती है। इसका मतलब जब हवाएं चली तो उस रॉक पर रेत के कणों ने प्रहार किया। क्या किया? घिसते हुए गई उसको। किसको? ना तो बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, क्योंकि हवा का जो एक पैटर्न है, रेत को जो हवा जो वहन करेगी वो बीच बीच में करेगी, बहुत ऊपर भी नहीं करेगी, बहुत नीचे भी नहीं करेगी। अब इसका मतलब लाखों सालों से वो हवा क्या कर रही, रेत के साथ उड़ रही है, और वो किस पर, रॉक पर क्या हो रही है, चल रही है। और जैसे रिगमार्क से हम किसी चीज को घिसते हैं ना, तो लाख साल लगे क्या बनने में, उस मशरूम रॉक को बनने में। यानी बीच का ऊपर तो छत्रक ही रहा, क्योंकि रेत के कण ऊपर नहीं जा पाए, ये छत्रक है, लेकिन बीच वाले पार्ट को घिस घिस कर हवा ने क्या कर दिया, क्या कर दिया, एक ऐसी आकृति बना दी कि हमें उस पर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे छत्रक शिला है। उसका नाम क्या दे दिया हमने, छत्रक शिला। इसीलिए बोल रहा है, जो शब्द बोल रहा है ना, उस प्रत्येक शब्द का अर्थ है। जहां पे उसने बोला कि लंबा समय लगता है, ये बोला उसने, अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं। और प्रक्रिया क्या थी, वो हवा थी, और हवा के साथ क्या हो रहा था, रेत के कण उड़ रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, उस रॉक को बीच में से घिस रहे थे। अब सोचो, पत्थर को घिसने में कितने लाख साल लगे होंगे, तब जाके वो क्या बना। और आपने उसको देखा और आपने सोचा कि ये अब हमेशा ऐसा रहेगा, तो हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन वो जो बीच वाला जो क्या बोलते हैं उसको, कॉलम जिसपे वो टिका है छत्रक, एक दिन वो इतना बारीक हो जाएगा कि क्या, वो जो ऊपर वाला जो छत्रक है वो नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आपसे, आपके देखने के लाखों साल बाद एक व्यक्ति फिर वहां पे खड़ा होगा, फिर वो बोलेगा, अरे पत्थर कैसे गिरा यहाँ पर, और इसकी आकृति ऐसे कैसे हो गई। फिर दो तरह के दृष्टिकोण आएंगे। एक व्यक्ति अपने धार्मिक दृष्टिकोण से देखेगा, देखो प्रभु की लीला, और दूसरा क्या करेगा, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। समझ में आ गया? इसी कारण उनका आकार बनने में लंबा समय लगता है। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है। प्रत्येक भूआकृति का एक प्रारंभ होता है। भूआकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है। जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। अब कभी कभी तेज गति भी होती है भाई। ग्लेशियर वाला रीजन है माना, क्या है, और उसके बीच में एक रॉक आ गई। क्या आ गई? बहुत बड़ी रॉक आ गई, और बहुत बड़ा ग्लेशियर पीछे से क्या आ रहा है, खिसक खिसक के आ रहा है। अब क्या, वो रॉक आ गई तो ऐसे तो है नहीं, वो डर जाएगा कौन, ग्लेशियर, भाई रॉक आ गई, अब मैं यहीं रुक जाता हूं। ग्लेशियर उसके ऊपर चढ़ेगा। किसके ऊपर? रॉक के ऊपर। जब चढ़ेगा तो चिकना कर देगा वो पत्थर। अगर माना वो रॉक टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो उसको घिसकर चिकना कर देगा। किस तरफ? एक साइड से, जिस तरफ से चढ़ेगा। और जब उतरेगा तो नहीं होता, ऐसे करके उतरेगा। अब क्योंकि वो रॉक बहुत बड़ी है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिकना, और दूसरा वाला पोर्शन ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा, फिर दूर से दो व्यक्ति देखेंगे उसको। क्या करेंगे? एक व्यक्ति बोलेगा, देखो भेड़ पीठ शैल है। क्या है? भेड़ पीठ शैल है। और उसको कुछ विद्वान फिर रोश मुटाने नाम देंगे। क्या देंगे? रोश मुटाने नाम देंगे कि भेड़ पीठ शैल, देखो प्रभु की क्या है, कृपा है। ठीक है, प्रभु की ही कृपा है। लेकिन मैंने कहा दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला क्या करेगा, बोलेगा यार ये बना कैसे ऐसे, क्या ये पहले से ही ऐसा रहा होगा पत्थर, या ये बाद में बना, ये जो शिला है ये पहले से ऐसी रही होगी या बाद में बनी होगी। तो पता चला कि ग्लेशियर तो जल्दी काम करता है ना, लाखों साल नहीं लगेंगे उस ग्लेशियर को, कुछ 100 साल लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं। और हम बोलेंगे फिर क्या कि ये भेड़ पीठ शैल कैसे बनेगी, कैसे बनी,
तो पता चला ये रॉक दूसरे किस्म की थी, इस पर ग्लेशियर चढ़ा तो एक तरफ से चिकना हो गया, दूसरी तरफ से जब उतरा तो क्या हो गया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा दूर से कि जैसे भेड़ बैठी हुई है, और इसलिए हम उसको बोल रहे हैं भेड़ पीठ शैल। इतना समझ में आ गया। और किस प्रकार की आकृति है, तो इरोजनल है। कैसी है, क्योंकि इरोजन हुआ है उसमें, जब चिकना हुआ होगा तो पत्थर को क्या किया होगा उसने, क्या किया होगा, अरे भाई अपरदन किया होगा ना पत्थर का। किसकी है, ग्लेशियर की इरोजनल लैंडफॉर्म है वो। क्या है, तो जो एक एक शब्द जो बोल रहा है उसके आपको आगे चलकर देखने हैं, उदाहरण देखने हैं आपने। विकास का यहां अर्थ भूतल के एक भाग में एक भूआकृति की दूसरी भूआकृति में, या एक भूआकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भूआकृति के विकास का एक इतिहास है, और समय के आगे और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप जिन विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। ठीक है, हर चीज की होती है अवस्थाएं। ऐसा मत सोचना कि आप ही की अवस्थाएं होती है कि हम युवावस्था में हैं, बाद में हम प्रौढ़ अवस्था में जाएंगे, फिर हम वृद्धावस्था में जाएंगे। नदी भी होती है। जैसे अगर हम नदी को देखें तो जब व्हाइट वाटर हो रहा होता है ऊपर पहाड़ों पे जब होता, तो हम बोलते हैं नदी अपनी युवा अवस्था में है, उछाल मारती ना, रैपिड्स होते हैं, व्हाइट वाटर होता है। तो उछाल कौन मारता है, युवा। बड़ा क्या रहता है, हालांकि अब नहीं दिख रहे हैं उस तरह के युवा जो क्या हो, ऊँघते हुए सोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी भी आंखें बंद हो रही हैं, क्या हो रही है, और सिर्फ कितना वर्कआउट किया, शुक्र है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नहीं गए, है ना। क्या गए जी, हम थक गए। व्हाट इज टायर्डनेस, टायर्डनेस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिस्ट्रिक्ट अस टू वर्क। थकान कुछ नहीं होती, दिमाग की एक उपज होती जो हमें बताती है कि तुम थक गए हो, काम मत करो। काम तो करना पड़ेगा भाई, अगर ये फील्ड चूज किया है तो ये करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया, दिखाइए जी। फिर नदी क्या होती है, जब थोड़ा मैदानों में जाएगी तो थोड़ा धीरे धीरे क्या होगी, वो व्हाइट वाटर नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे प्रौढ़ावस्था में। लास्ट में हम बोलेंगे अपनी वृद्धावस्था में, कहाँ पे, डेल्टा के आसपास हम बोलेंगे वृद्धावस्था में, जब डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी, जब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जब एक हड्डी नहीं होता है ना, हड्डी टूट गई, कभी हाथ टूट गया, डबल बेड से गिरे, है ना। युवा अवस्था में छत से गिरे, जहां पे गिरे वो फर्श टूट गया, और वृद्धावस्था में डबल बेड से गिरे और हाथ पैर टूट गए। यही होता है, नहीं होता, अरे होता है, हाँ होता है। भूआकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास का पुनर्अध्ययन है, इसमें जिसमें इसके आकार, पदार्थों व प्रक्रियाओं जिनसे यह भूतल निर्मित है का अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन अनेक भूआकृतिक कारकों के द्वारा किए गए अपरदन से होता है। निसंदेह निक्षेपण मतलब डिपोजिशन प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों व निचले स्थल रूपों को भरकर क्या करती है, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तित करती है। अपरदन के पश्चात निक्षेपण होता है, और निक्षेपित तल भी फिर से अपरदित होता है। सीधी सी बात है। अगर मैं बोल रहा हूं ये पहाड़ क्या हो रहे हैं, इनका अपरदन हो रहा है, अपरदन होने के बाद क्या होगा, निक्षेपण होगा कहीं ना कहीं, और निक्षेपण होने के बाद क्या होगा, फिर अपरदन होगा। माना बाढ़ आई तो बाढ़ ने पहाड़ों को काटा, तो हमने कहा अपरदित कर दिया, इन्होंने इरोजन कर दिया किसका, पहाड़ों का। फिर बाद में क्या हो गया कि बिछ गए, बाढ़ के मैदान बिछ गए, तो हमने कहा डिपोजिशन हो गया, या डेल्टा बना दिया तो हमने कहा डिपोजिशन हो गया। और फिर उसके बाद उसका क्या होता है, फिर अपरदन होता है। अगर बाढ़ का मैदान है तो वो अमर थोड़े हो गया, उस बाढ़ के मैदान का फिर दोबारा दूसरी बाढ़ आई, तूफान आया, मिट्टी उड़ा के ले गया, तो फिर क्या हुआ, इरोजन हुआ। तो मैंने कहा इरोजन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर उसका इरोजन होता है। इतना समझ में आया, कहां तक है हम, यहीं से हैं। प्रवाहित जल यानी नदी, भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर, हिमनद, पवने व तरंग प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं जहां से 16 नंबर का क्वेश्चन बनना है, जहां से आईएएस में क्वेश्चन बनने हैं। अभी तो हम खाली
नहीं बोलते, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। अब जब चैप्टर आएगा ना तो मैं बताऊंगा उसको पढ़ने का तरीका क्या है, और इस तरह से पढ़ना है कि 16 नंबर किसी भी हाल में ये वाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो प्रवाहित जल से बनेगा, या भूमिगत जल से बनेगा, या हिमनद से बनेगा ग्लेशियर से, या पवन से बनेगा, या सागरीय जल से बनेगा। ये 5 पार्ट होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर और जरूर आता है। क्या होता है? प्री में कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन पहले रूपरेखा तो, इंट्रोडक्शन तो करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसने क्या कहा? प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमनद, पवने, तरंगे, तरंगे मतलब सागरीय तरंगे, प्रबल अपर्दनकारी व निक्षेपणकारी कारक हैं, जिनके साथ अपक्षय व वृहद क्षरण भी सहायक होता है, सहायक होकर भूतल को आकार देते हैं। क्या देते हैं? आकार देते हैं और बदलते हैं। ये भू-आकृति कारक लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक बदलाव लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का अनुक्रमिक यानी सिक्वेंशियल विकास होता है। प्रत्येक भू-आकृतिक कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। यही नहीं, प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थल रूपों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। चूंकि भू-आकृतिक कारक अपर्दन व निक्षेपण में सक्षम है, अतः अपर्दित और निक्षेपित 2 प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा कई प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं, जो चट्टानों की संरचना तथा प्रकार यथा मोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, पारगम्यता, अपारगम्यता, भ्रंश दरार, लोड आदि पर निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रण कारक हैं, जैसे समुद्र तल का स्थायित्व, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप, जलवायु जो स्थल रूपों के विकास को प्रभावित करते हैं। इन तीनों नियंत्रक कारकों में से किसी भी व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध अनुक्रमिक विकास। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था, ये बता रहा है कि अब आने वाले समय में हमने क्या करना है। और अब मैं बता दूं आपको कि कल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो है नदियों के कार्य। क्या है? और यहीं पर लिख देना, पीसीएस वाले जो हैं वो लिख देना 16 नंबर का क्वेश्चन। और आईएएस में भी मैंने कहा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो आईएएस के लिए और पीसीएस के लिए दोनों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। कितने मिनट का हो गया? 28 मिनट। ठीक है, तो मैं हल्का सा बता दूं इसमें क्या करना है। आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। आपने कुछ नहीं करना, नोट्स बनाने में अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीधी सी बात है। जो लोग लिखते हैं वो लिखते ही रह जाते हैं काले नीले पेन से, फिर बाद में कुछ नहीं होता। फेसबुक में अपने नोट्स क्या करते हैं? निकलते तो है नहीं, नोट्स अपने क्या करते हैं? फिर सर्कुलेट करते हैं, बताते हैं कि देखो हमने इतना काम किया था। तो कुछ नहीं होता नोट्स बनाने से। पहले बता दूं, नोट्स कब बनाने हैं पहले याद कीजिए। क्या कीजिए? और उसके बाद लिखिए, उनको नोट्स कहते हैं। या पहले पूरा याद कीजिए, उसके बाद लिखिए। जो नहीं आ रहा है याद, जो कुछ चीजें तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूं। पहला काम क्या करना है? एक तो ये एक बॉक्स है। क्या है? इस बॉक्स को याद कर लीजिए, आधा काम। वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी कर दी आपने, आधा काम हो गया समझो। बहते हुए जल में जो क्रियाएं होंगी, मतलब नदी जो जो क्रियाएं करेंगी, सबसे पहले उनको याद कर लो क्या क्या करती हैं। अपघर्षण करती हैं, ये क्या आप पढ़ चुके हो? वो चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दिया उसने कि अपघर्षण क्या होता है।
बता दिया, उसकी डेफिनेशन को लिख दो। मतलब अभी पहले याद करो, फिर अपघर्षण लिखने के लिए आता है तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा अपघर्षण क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। तो नदी क्या करेगी? अपघर्षण करेगी। दूसरा काम घोलन, घोलन नहीं है, घोलन है, ध करना है इसको, गलत लिखा हुआ ध, घोलन करेगी। तीसरा क्या करेगी? सन्निकर्षण करेगी। और चौथा क्या करेगी? जलगति क्रिया करेगी। जलगति क्रिया को हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं, सन्निकर्षण को क्या बोलते हैं? एट्रिशन बोलते हैं, अपघर्षण को क्या बोलते हैं? एब्रेशन बोलते हैं, यही बोलते हैं। और घोलन को क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो तो बहुत अच्छा है। इतना याद हो गया। अब देखो जो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, नदी क्या करेगी? 2 प्रकार की स्थल रूप बनाएगी। मतलब जब आप धरती पर चलते हो तो आपको 2 प्रकार के स्थल रूप दिखते हैं। उन स्थल रूपों को देखते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या इरोजनल लैंडफॉर्म है। क्या ये इरोजनल लैंडफॉर्म है या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैंने आप सबको उठाया और एक बाढ़ के मैदान, बाढ़ से एक मैदान बना हुआ, मैंने वहां पे आप सब लोगों को खड़ा कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा, बताओ ये बाढ़ का मैदान किसके द्वारा बनाया गया? तो आप क्या बोलोगे? नदी द्वारा बनाया गया, यही तो बोलोगे। भाई बाढ़ का जो मैदान है, प्लेन मैदान है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मैं आपसे पूछूंगा कि बाढ़ का मैदान किसने बनाया? तो आप बोलोगे नदी ने बनाया। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि ये बाढ़ का मैदान किस प्रकार की स्थलाकृति है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है? हाँ जी, डिपोजिशनल क्या है? क्योंकि डिपॉजिट किया गया ना, नदी ने पहाड़ों को काटा, मैदानी भाग में बाढ़ आई, वहां पर उसने क्या कर दिया? बिछा दी, नई एलुवियल सॉइल बिछा दी। फिर पूछा मैंने आपसे कि ये नई एलुवियल सॉइल बिछी हुई है, अभी अभी पिछले साल जो बाढ़ आई थी उससे बना हुआ है मैदान, तो मैंने कहा इसको, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो क्या आंसर दोगे आप? तब आप बोलोगे खादर है। ये क्या है? फॉर्मूला बताया था, ओल्ड बांगर न्यू खादर। अगर मैं कहीं पुराने बाढ़ के मैदान में ले जाऊंगा तब आप बोलोगे ये बांगर है, और मैं नए बाढ़ के मैदान में ले जाऊंगा, आप क्या बोलोगे उसको? ये खादर है। इतना समझ में आ गया? तो बाढ़ का मैदान आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा कि ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हो गया। ऐसे ही मैं बोलूंगा आपको कि आप पहाड़ में गए हो, आप बोलोगे हाँ गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि नदी दिखती है नीचे जब गाड़ी से जा रहे होते हैं? हाँ जी दिखती है। तो जो वैली दिखती है वो किस शेप में दिखती है? ऐसे दिखती है, एक पहाड़ इस तरफ होता है, एक पहाड़ इस तरफ होता है, नीचे नदी बह रही होती है। तो जी वी शेप वैली देखी मैंने। क्या देखी? वी शेप वैली देखी। और वी शेप वैली देखी तो जब आप, फिर पूछूंगा मैं, जब आप गाड़ी से जा रहे होते हो, साकणी धार की चढ़ाई चढ़ रहे होते हो, तोता घाटी से होके जा रहे होते हो, क्या कभी बाईं तरफ या श्रीनगर मलेथा की साइड जा रहे होते हो तो क्या कभी बाईं साइड आपने पिबल्स देखे हैं? चट्टानों पे जो लगे हुए हैं ऐसे करके गोल पत्थर देखे हैं? देखे हैं। फिर मैंने आपसे पूछा ये गोल नदी तो बहुत नीचे बह रही है, गोल पत्थर कहां से आए? तो क्या जवाब होगा आपका? तो बड़े लोग बताएंगे आपको कि पहले नदी ना यहां बहती थी, और फिर हम नीचे देखेंगे वहां, कहाँ जहां नदी बह रही है, हम बोलेंगे बेवकूफ बना रहे हैं हमारा, हम बच्चे हैं इसलिए हमारा क्या कर रहे हैं? बेवकूफ। वो बेवकूफ नहीं बना रहे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों से सुना है, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है, ठीक है, वो चला आ रहा है प्रथा में। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे बिल्कुल सही है कि पहले ढेर था, उसके ऊपर नदी चली, काटा 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 और काट के आज कहाँ वी है। अभी भी अपने आधार तल को प्राप्त नहीं किया। आधार तल बोलते हैं उस तल को जिससे नीचे नदी काट ही नहीं सकती, और वो आधार तल कब प्राप्त होगा? जब पेनी प्लेन वाले लेवल पर पहुंच जाएगी कौन? नदी। समझ में आ गया? तो मैंने कहा वो घाटी किस आकार की थी जी? वी आकार की घाटी थी। तो मैं पूछूंगा वी आकार की घाटी कैसे बनी होगी? तो पहले तो भैया ढेर था। कैसा था? ऐसा ढेर था, फिर वो ऐसे गई नदी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, मतलब काट काट के कैसे बन गई? ये बन गई। तो यहां से और यहां तक जाने में उसने क्या किया? डिपोजिशन किया या इरोजन किया? इरोजन किया। तो आपसे मैं पूछूंगा वी आकार की घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो आपने बोलना इरोजनल लैंडफॉर्म है। और किसकी है? नदी की है। किसकी है? बहते हुए जल का इरोजनल
स्थलाकृति है। स्थलाकृति समझ रहे हैं, स्थल की आकृति। फिर मैं पूछूंगा गॉर्ज और कैनियन देखे हैं आपने? आप बोलोगे हाँ जी, हम एक बार गए थे, जे.एंड.के गए थे, तब हमने इंडस का गॉर्ज देखा था। हमने क्या देखा था? इंडस का गॉर्ज देखा था, बंजी गॉर्ज देखा था हमने। तो मैं बोलूंगा वो कैसा है? तो आप बोलोगे कि वो भी इरोजनल लैंडफॉर्म है। किसका? नदी का। फिर मैं पूछूंगा कभी आपने कोई जलप्रपात देखा है नीचे गिरते हुए? हाँ जी देखा है। वो भी कैसा है? जलप्रपात भी कैसा है? इरोजनल लैंडफॉर्म है। ऐसी छिपरी का। अब इन्हें ना आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करना है। जो आपके पास इंग्लिश के नोट्स हैं उसमें सब मिलेगा ये। छिपरी का किसको बोलते हैं? रैपिड्स। देखना जरा, छिपरी का रैपिड्स है। राफ्टिंग तो की होगी, ऋषिकेश के लोग हो आप, सबने राफ्टिंग की है? किसने नहीं की? राफ्टिंग नहीं की? ओहो, रैपिड को बोलते हैं। तो रैपिड आए थे राफ्टिंग करते हुए, क्या हुआ था? घर वाले याद नहीं आए? याद नहीं आया कि तो युवा हो इसलिए नहीं आया याद, पर आते हैं कभी कभी, जब फ्लिप हो जाती है राफ्ट तब याद आते हैं, नहीं आते? चलो अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में चर्चा करेंगे उस पर ना। तो देखिए राफ्टिंग नाम सुनते ही क्या हो गया। तो रैपिड्स, ये भी कैसे? रैपिड्स भी कैसे हैं? ये रैपिड्स बनते कैसे हैं? कभी सुना, कभी समझा है आपने? दरअसल जहां पे एक नदी आ रही होगी ना, या जहां पर क्या हो रहा, जहां पर वो अपने पत्थर इकट्ठे करेगी, मतलब अपने साथ लाए गए, तो वहां पे रैपिड बनेंगे हमेशा।